हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लास्ट लेक्चर में हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में बात की थी और उसका प्रूफ किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम की, कि किस तरह कॉची इंटीग्रल की हेल्प से हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर से कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को रिवाइज कर लेता हूँ। हमने कहा था कि इफ एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन द इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए विल बी 2 पाई एफ ए। हमने कहा था कि अगर जो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है जी, जैसे यहाँ पर ये टोटल फंक्शन है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, अगर ये टोटल फंक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एनालिटिक ना हो किसी रीजन में, तो भी उसका इंटीग्रल की वैल्यू निकाली जा सकती है। और वो किसकी हेल्प से? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से। कैसे निकलती है? कि उसकी वैल्यू हो जाती है 2 पाई इंटू एफ ए। एफ ए इज द वैल्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए। एफ जेड क्या होता है? जो हमारा टोटल फंक्शन है उसमें से हमने वो फैक्टर अलग कर दिया जिस फैक्टर की वजह से फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पा रहा है। तो उस फैक्टर के अलावा जो भी चीजें फंक्शन में बचती हैं वो क्या होगा? वो एफ जेड होगा। राइट। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से जो मैं आपसे कह रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर किया, इंटीग्रेट आई इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 5 ओवर जेड माइनस 3 dz। और यह कहा गया कि जो c है इट्स अ सर्कल मोड z इज इक्वल टू 4। ठीक, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इस सर्कल को बनाऊंगा। इसका सेंटर कितना है? 0 और रेडियस कितनी है? 4। चलिए अगर ये सर्कल बनाया जाए तो कुछ इस तरह से सर्कल बन के आ जाएगा। सेंटर 0, रेडियस 4, यहाँ 4 आ जाएगा पॉइंट 1 2 3 एंड 4। करेक्ट। जो हमारे पास ये फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूं तो ये फंक्शन सिर्फ z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं होगा। यानी कहाँ एनालिटिक नहीं होगा? z इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या नहीं है? नॉट एनालिटिक। ठीक। और क्या ये पॉइंट z इज इक्वल टू 3 इस रीजन में आता है? ऑब्वियसली आ रहा है, क्योंकि z इज इक्वल टू 3 का मतलब कितना हुआ? 3,0। और 3,0 पॉइंट ये रहा, ये इसी सर्कल के अंदर आ रहा है। यानी ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये इस सर्कल के अंदर जो रीजन हमें गिवन है इसमें एनालिटिक नहीं है। किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है? z इज इक्वल टू 3 पर। ठीक, तो हम यहां पर एक क्या बना सकते हैं? एक छोटा सा सर्कल बना सकते हैं, जैसे कि हमने प्रूफ में बनाया था। करेक्ट। तो आपको समझ में आया कि ये कॉची थ्योरम का इस्तेमाल इसमें नहीं हो सकता। क्यों? चूंकि जो रीजन हमें गिवन है उसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं है। करेक्ट। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फिर क्या कहता है? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फिर कहता है दिस इंप्लाइज, जो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 पाई इंटू एफ ए। एफ ए क्या बताया था हमने? एफ जेड। एफ जेड क्या होता है? जो फैक्टर एनालिटिसिटी को ब्रेक कर रहा है उसके अलावा बचा हुआ फंक्शन। तो एनालिटिसिटी को कौन ब्रेक कर रहा है? z माइनस 3। इसके अलावा फंक्शन में क्या बचा? जेड स्क्वायर प्लस 5। और कहां पर? z इज इक्वल टू 3 पर। यही तो a है, यही तो a पॉइंट है जहां पर एनालिटिसिटी ब्रेक हो रही है। तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 5, यानी 14 टू ज़ 28 पाई। करेक्ट। सो आपको समझ आया कि ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आसानी से कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले ने निकाल दी। करेक्ट। और एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। मैं सपोज एक दूसरा पेज कंसीडर ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल की वैल्यू है i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2 dz। करेक्ट। और कहा गया है कि जो c है वो एक सर्कल है, z इज इक्वल टू 3। दिस इज c। करेक्ट।
तो अगर मैं इस सी को ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ये सेंटर 0 रेडियस 3, तो पिछली बार की तरह हम एक सर्कल बना सकते हैं, 1 2 3, दिस इज द रेडियस, करेक्ट। और जो हमारे पास इस फंक्शन को मैं देख रहा हूं तो ये फंक्शन इस पूरे रीजन में एनालिटिक है, एक्सेप्ट, यानी हम कह सकते हैं कि नॉट एनालिटिक एट किस किस पॉइंट पर है, एक तो z+1 इज इक्वल टू 0 पर और एक z+2 इज इक्वल टू 0 पर। यानी कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक -1 और दूसरा -2। क्या ये दोनों पॉइंट इसमें आते हैं, यस, -1 यानी यहां पर आएगा, -2 यानी यहां पर आएगा, ये दोनों पॉइंट भी इसी सर्कल के अंदर आ रहे हैं। यानी जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल यहाँ करना होगा, कॉची थ्योरम की हेल्प से इस इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट ये है -1 यानी एक सर्कल आप यहां बनाएंगे, एक पॉइंट ये है -2 यानी दूसरा सर्कल आप यहां बनाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक मल्टीपल कनेक्टेड रीजन बन जाएगा। और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन हो जाता है, मान लीजिए ये है कर्व C1, ये कर्व है C2 और तीसरा कर्व है C3, ठीक। तो हमने बोला था कि जो C1 यानी जो मेन जो हमारा रीजन है, जो रीजन को कंटेन करने वाला कर्व है, उस पर इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाती है, जो आपने अंदर जो होल्स को आपने कनेक्ट किया है, यानी C2 पर फंक्शन का इंटीग्रल प्लस C3 पर फंक्शन का इंटीग्रल। ये हमने कॉची थ्योरम में आपको समझाया था। हमने बताया था अगर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स पे कॉची थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह कर सकते हैं, तो वही काम हम यहां भी करेंगे। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसे C1 और C2 दो कर्व पर ब्रेक कर लेंगे। किस तरह, मैं इसको लिखूंगा C1 कर्व जो कि z+1 पे बनाया है, तो इसके अंदर एक ही पॉइंट ऑफ ऐसा सिंगुलैरिटी है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो कौन सा है, z+1। यानी मैं इसके अलावा जो फंक्शन है sin πz² प्लस cos πz² डिवाइडेड बाई z+2 होल डिवाइडेड बाई z+1 dz, ऐसा लिख सकता हूं। यानी इस इंटीग्रल के लिए ये जो पार्ट है ये fz का काम करेगा, करेक्ट। अगर C2 कर्व पे लिया जाए, सॉरी C3 कर्व पे, यानी यहां पे बात की जाए तो यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी दिस इज आई एम सेइंग इट C2, तो यह कितनी हो जाएगी वैल्यू C3 पर, sin πz² प्लस cos πz² डिवाइडेड बाय, अब की बार चूंकि यहां पर है तो सिर्फ z+2 पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी z+1 किसका हिस्सा हो जाएगा, fz का, और नीचे क्या आ गया पॉइंट, z+2। ये फॉर्म सिर्फ मैंने आपको इसलिए लिख के बताई कि इससे आपको पता चलेगा कि जो फैक्टर प्रॉब्लम करता है उसी को हम अलग करते हैं, उसके अलावा जो फंक्शन बचता है वो fz होता है। यानी दोनों कर्व के लिए fz फंक्शन अलग अलग हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2πi दिस फंक्शन एट, यानी sin πz² प्लस cos πz² अपॉन z+2, कहां पर, z इज इक्वल टू -1 पर, इससे कौन सा पॉइंट आ रहा है, -1, करेक्ट। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसकी वैल्यू हो गई, बाहर तो 2πi रहेगा, sin πz² प्लस cos πz² डिवाइडेड बाय z+1, और यहां z की वैल्यू कितनी है, -2, करेक्ट। सो कितना आंसर हुआ, 2πi। अगर मैं -1 यहां रखूंगा z की जगह, तो ये हो जाएगा sin π विच इज 0, यहां रखेंगे cos π की वैल्यू -1, नीचे रखेंगे -1, तो -1 प्लस 2 बिकम्स 1 प्लस 2πi, यहां पर वैल्यू रख रहे हैं 2, तो z² मतलब 4, तो sin 4π 0, cos 4π 1, और -2 यहां सब्सिट्यूट किया तो कितना आ गया, -1, करेक्ट। यानी ये भी -2πi और ये भी -2πi, तो टोटल आंसर कितना हो गया, -4πi, करेक्ट। यानी आप ध्यान से देखिए, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की ताकत को पहचानिए कि ये पूरा इंटीग्रल एक्चुअली बिना इंटीग्रल को सॉल्व किए इसकी आंसर निकाल दिया। हमने सिर्फ क्या किया, कुछ वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया, z की वैल्यू को इसमें सब्सिट्यूट करने से इंटीग्रल सॉल्व हो गया।
राइट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आया I इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर आई पाई जेड डिवाइडेड बाय 2z² माइनस 5z प्लस 2 dz। और जो C कर्व है वो C कर्व डिफाइंड है हमें z इज इक्वल टू 1, मोड z इज इक्वल टू 1, यानी यूनिट सर्कल। तो अगर मैं इस यूनिट सर्कल को बनाऊंगा तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 1 रेडियस पे ये सर्कल इस तरह बन जाएगा। अब की बार ये रेडियस कितनी है 1 है। ये पॉइंट, ये जो फंक्शन है ये किन पॉइंट पर एनालिटिक होगा, नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नॉट एनालिटिक एट 2z² माइनस 5z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे, आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी z की वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक तो आ गई 1/2 और दूसरी आ गई 2। और इन दोनों वैल्यूज में से ये जो z इज इक्वल टू 2 है ये कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यानी इस रीजन के अंदर नहीं आता। यानी ये वाली जो सिंगुलैरिटी है ये एक्चुअली हमारे रीजन के लिए सिंगुलैरिटी नहीं है। ये जो वर्ड में सिंगुलैरिटी यूज कर रहा हूँ, सिंगुलैरिटी का मतलब होता है सिंगुलर पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। करेक्ट। तो z इज इक्वल टू 2 हमारे इस रीजन में नहीं है तो हमारे लिए बेकार है। सिर्फ z इज इक्वल टू हाफ ही क्या है, लाइज विद इन C, यही C के अंदर आती है। तो यानी इसी पर सिर्फ क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी हमारे जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2πi इंटू इस फैक्टर के अलावा, इस फैक्टर के अलावा क्या बचा फंक्शन में, e रेज़ टू द पावर i पाई z डिवाइडेड बाई z माइनस 2। करेक्ट, यही तो बचेगा ना, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है e रेज़ टू द पावर i पाई z अपॉन दिस, इसमें से ये फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसको हटा दिया, एट z इज इक्वल टू 1/2, यही जो वैल्यू है। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 2πi, पहले 1/2 ऊपर रखा है तो e रेज़ टू द पावर i π/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 2। करेक्ट, तो कितना हो गया आंसर 2πi मल्टीप्लाइड बाय दिस इज -3/2 और यू कैन से -2/3। e रेज़ टू द पावर i π/2, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये वैल्यू किसकी होती है, e की पावर i थीटा की वैल्यू होती है। तो थीटा की जगह अगर π/2 यहां रखेंगे तो cos π/2 प्लस i साइन π/2, cos π/2 इज क्या होता है 0, साइन π/2 कितना होता है 1, तो एक्चुअली e रेज़ टू द पावर i π/2 की वैल्यू कितनी होगी i। करेक्ट, तो मल्टीप्लाइड बाय i इंटू i स्क्वायर दैट इज -1, तो आंसर कितना हो गया 4π डिवाइडेड बाय 3। ठीक, समझ आया आपको। यानी ये मैंने एक और अलग तरह का एग्जांपल कंसीडर किया जिसमें जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है उनमें से कुछ पॉइंट हमारे रीजन में है, कुछ रीजन में नहीं है, तो जो रीजन में नहीं है हम उनको कंसीडर नहीं करते। चलिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रल z रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3z² प्लस 6 डिवाइडेड बाय z प्लस i रेज़ टू द पावर 3 dz। करेक्ट, और जो सर्कल है वो दिया हुआ है C हमें मोड z इज इक्वल टू 2। करेक्ट, तो चलिए पहले सर्कल को बनाते हैं हम, जैसा हमारा रूटीन है क्वेश्चन को करने का अकॉर्डिंगली करते हैं। तो ये मेरा सर्कल बना, अब की बार इसकी रेडियस कितनी है 2 रेडियस है, यानी दिस इज 2। जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ पर है, z प्लस i इज इक्वल टू 0 पर है। लेकिन ध्यान दीजिए ये पावर कितनी है 3, यानी z इज इक्वल टू -i जो रूट है इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3 है। करेक्ट, और ये पॉइंट आएगा कहाँ, -i किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा 0, -1 को। रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, 0, -1 पॉइंट कहाँ आएगा, दिस इज 0,
कॉमा -1, यानी यहां कहीं ये पॉइंट आएगा। करेक्ट, यानी ये जो पॉइंट है z इज इक्वल टू -i, ये हमारे रीजन के अंदर ही आ रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहली चीज कि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, मल्टीप्लिसिटी इज 3, और ये हमारे रीजन के अंदर है। तो हमारा जो फंक्शन है उसका जो इंटीग्रल है वो कितना हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, यहां पर हमने लिखा था कि अगर मल्टीप्लिसिटी n+1 हो जाए तो वैल्यू कितनी होती है, 2πi डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, यानी इससे एक कम नंबर। जो फंक्शन है उसका n टाइम डिफरेंशियल, और उसकी वैल्यू किस पर, z इज इक्वल टू a पर। ठीक, तो अब हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां कर लेते हैं, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2πi डिवाइडेड बाई मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो कितना आएगा फैक्टोरियल, इससे एक कम, दैट इज 2, और कितनी बार डिफरेंशियल, 2 बार। किसका, जो इस फैक्टर के अलावा फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, z रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3z² प्लस 6। करेक्ट, और किस पॉइंट पर, z इज इक्वल टू -i पर। यही तो प्रॉब्लम है। चलिए डिफरेंशियल कर लेते हैं, इसका सॉल्व कर लेंगे फिर इसको। ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, πi। अगर इसका 2 बार डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12z² माइनस 6, और 6 का 2 बार डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0। आई थिंक मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इट्स क्वाइट ईजी, आप लोग निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो πi माइनस आई यहां रखेंगे, z² दैट इज i² की वैल्यू कितनी, -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -12 और -6, और यू कैन से आंसर हो गया -18 πi। राइट, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ जिसमें जो आपका रूट है, मतलब जो फैक्टर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो आप ध्यान रखिए इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए एक लास्ट प्रॉब्लम, छोटा सा एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लेता हूं। मान लीजिए एक इंटीग्रल है जो लिखा है c dz ओवर z² e रेज़ टू द पावर z इनटू z माइनस, और यू कैन से z² -4। करेक्ट, dz अपॉन z² e रेज़ टू द पावर z, z² -4, 3 फैक्टर है नीचे, और जो सर्कल इसमें लिया हुआ है वो सर्कल लिया हुआ है मोड z इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिट सर्कल। तो अगर इस यूनिट सर्कल को बनाया जाए तो दिस इज यूनिट सर्कल, 1 रेडियस का सर्कल हो गया, और ये किस किस पॉइंट पर नहीं है, a की पावर z तो हर जगह होगा, z² -4 कहां पर 0 होगा, z इज इक्वल टू +-2 पर, और z² कहां पर 0 होगा, 0 पर। करेक्ट, तो हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी आ गए, 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जिसमें से ये +-2 इस रीजन के अंदर नहीं आएंगे, तो हम इनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ओनली z इज इक्वल टू 0 लाइज इन c, सिर्फ यही c के अंदर आता है, और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है, तो यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से कितनी हो जाएगी, 2πi डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इनटू d बाई dz ऑफ, एक ही बार इंटीग्रल डिफरेंशियल करेंगे किस फंक्शन का, जो इस फैक्टर के अलावा फंक्शन बचता है, तो इस फैक्टर के अलावा फंक्शन क्या बचता है, 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर z इनटू z² -4। करेक्ट, किस पॉइंट पर, z इज इक्वल टू 0 पर। बात समझ में आई, हमने वो फैक्टर अलग कर दिया और बाकी का डिफरेंशियल कर लिया। तो 2πi डिफरेंशियल करना सिंपल है, अगर मैं इस पूरे को x मानूं तो पहले तो इसका डिफरेंशियल होगा -1 अपॉन इस पूरे का स्क्वायर, दैट इज e रेज़ टू द पावर 2z इनटू z² -4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का डिफरेंशियल। इन दोनों का डिफरेंशियल कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से, e की पावर z का डिफरेंशियल कर लिया, z² -4 एज इट इज लिख दिया, प्लस अब e रेज़ टू द पावर z एज इट इज लिख लिया, z² -4 का डिफरेंशियल 2z कर लिया। करेक्ट, और इस पूरे में z को कितना करना है, सब्स्टिट्यूट 0। ठीक, ये 1 अपॉन fz टाइप का डिफरेंशिएशन है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है,
-1 अपॉन एफ जेड का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ एफ जेड। आप समझते हैं इस चीज़ को, राइट। तो अगर इसमें z को 0 रखेंगे इस पूरे फंक्शन में, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 अपॉन e raised to the power 0 इज 1, यहाँ 0 रखेंगे तो -4 स्क्वायर दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय इस ब्रैकेट के अंदर से क्या आएगा, यहाँ तो 0 हो गया, यानी ये आया -4, और यहाँ z की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा फाइनली पाई आई अपॉन 2। गॉट माई पॉइंट। सो इस तरह हमने क्या किया, इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले पे जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर किए। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आता है तो एज यूजुअल अपने दोस्तों से इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। चलिए अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।